Hello everyone, welcome again to daily news analysis session of Monologue classes. Today is 9th April 2024 and I'm Dinesh Kumar. I will take today's session. I will discuss with you the most important news from your examination point of view. So the first news is several states are coming to court again against Center Supreme Court. तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सेंटर को कुछ वार्निंग दी है और डायरेक्शन भी दी है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। और ऐसा क्यों है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि लोगों को या स्टेट्स को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। अब हम इसको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं। जैसे हमने बोला आपको कि डायरेक्टली स्टेट सेंटर आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट भारत सरकार के बीच में है या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, तो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का जो डिस्प्यूट है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसके लिए लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा आर्टिकल 131 कहता है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि क्यों आ रहे हैं, उसका एक रीजन है। तो पहले हम समझते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो भी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। मतलब जितने भी पावर हैं भारत सरकार की और इसकी स्टेट गवर्नमेंट की, उनको डिवाइड किया गया है। लेकिन जब पावर को डिवाइड किया गया है और अगर कोई भी ऑर्गन बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसके हिसाब से काम नहीं करती, तब ये डिस्प्यूट अराइज होते हैं और इसलिए मैटर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। अब अगर हम प्रेजेंट न्यूज के कंटेक्स्ट में देखें तो प्रेजेंट डिस्प्यूट क्या है। तो प्रेजेंट डिस्प्यूट में तमिलनाडु ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ये एक्यूजेशन लगाए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ या उनके साथ एक अनफेयरली ट्रीटमेंट नहीं कर रही है, यानी कि उनको प्रॉपरली जैसे अदर स्टेट को डील करती है उस तरह से नहीं डील किया जा रहा है। रीजन बीइंग दैट के डिलेइंग इन डिजास्टर रिलीफ फंड। तो जो डिजास्टर रिलीफ फंड तमिलनाडु गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, ये अभी भारत सरकार ने उनको रिलीज नहीं किया है, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है। सेकंड पॉइंट ये है एंड साइटिंग इंसिडेंट ऑफ साइक्लोन मिशुआंग एंड सीवियर फ्लड। तो वहां पर साइक्लोन आया और बहुत सारी फ्लड आई, तो जिसकी वजह से वहां पर डिजास्टर की सिचुएशन हुई और जो डिजास्टर रिलीफ फंड भारत सरकार को तमिलनाडु गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए था, रिलीज कर देना चाहिए था, वो अभी तक भी रिलीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है एंड दे आर नॉट एबल टू रन द गवर्नमेंट प्रॉपरली। सेकंड, इस तरह के एलिगेशन केरला गवर्नमेंट ने भी लगाए हैं और केरला गवर्नमेंट ने भी सूट फाइल किया है और उसका आरोप ये है सेंटर फॉर इंटरफेयरिंग with its borrowing limit and potentially leading the state into a financial crisis। अब ये जो borrowing limit है इसको हम समझते हैं। तो देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को उधार लेने की पावर देता है। ठीक है, मींस जैसे हमने आपको बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, बोथ आर ज्यूरिस्टिक पर्सन। क्या है ये? ज्यूरिस्टिक पर्सन है, यानी कि ये लीगल पर्सन है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे उधार लेने की पावर होती है, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसे उधार लेने की पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट या तो भारत सरकार से पैसे उधार ले सकता है और या बाहर से किसी बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसे उधार ले सकता है। लेकिन यहाँ पर केरला गवर्नमेंट का आरोप ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी जो बोरोइंग लिमिट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया है
जिसकी वजह से वो पैसे उधार नहीं ले पा रहे हैं और कॉन्सिक्वेंटली उनका जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है। Now we come to next news, that is the petition seeking CM's removal led for publicity। यानी कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो आप आज अभी जेल में हैं, जैसा आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर उनके खिलाफ कई बार PIA लग गई, पेटिशन फाइल की गई कि उनको CM की पोस्ट से हटाया जाना चाहिए। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि ये हमारा मैटर नहीं है और वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। क्योंकि देखिएगा, अगर उन्होंने कुछ गलत लीगली गलत किया है तो वो अभी जेल में है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग CM जेल में है तो क्या वो सरकार चला सकता है या नहीं चला सकता, या उनको रेजिग्नेशन देना कोई मैंडेटरी है? ऐसा हमारे लॉ में कोई क्लियर प्रोविजंस नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो पेटिशंस लग रही हैं रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ मिस्टर केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर, ये केवल पब्लिसिटी इंस्टेंट हैं और लोग इस पे पॉपुलैरिटी प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो प्रेजेंट पेटिशन है ये आम आदमी पार्टी के फॉर्मर MLA थे मिस्टर संदीप कुमार, उन्होंने फाइल की और ऑनरेबल कोर्ट ने इनको ये भी डायरेक्शन किया है कि इनके खिलाफ हैवी कॉस्ट लगाई जाए ताकि कोई पर्सन अपने राइट का फ्यूचर में इस तरह से मिसयूज ना करे। नाउ यहाँ पर जो मिस्टर अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, इन्होंने कहा है कि जो केजरीवाल को अरेस्ट करने का टाइम है, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट ड्यू टू द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, देखिए अगर अपोजिट पार्टी के लीडर को अरेस्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हो सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिंड्रेंस क्रिएट करना, बट दैट इज अप टू ऑनरेबल कोर्ट टू टेक द डिसीजन इन दिस रिगार्ड। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, कैन नॉट बार महुआ मोइत्रा फ्रॉम डिफेंडिंग हरसेल्फ इन पब्लिक सेज दिल्ली हाई कोर्ट। तो यहाँ पर महुआ मोइत्रा जी, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उनको उनकी पोस्ट से यानी कि वहां से हटा दिया गया एज ए मेंबर से। रीजन बीइंग दैट उनके खिलाफ एक एलिगेशन थे कैश फॉर क्वेरी। आरोप उन पर यह था कि वो उन्होंने पैसे लेकर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे हैं। इसी कंटेक्स्ट में उनको हटा दिया गया। अब यहाँ पर उनके खिलाफ एक एडवोकेट हैं, उन्होंने, जिनका नाम है मिस्टर जय आनंद देहाद्री, इन्होंने प्ली फाइल की कि वो इनकी डेफामेशन कर रही है और पब्लिक में डेफामेटरी स्टेटमेंट दे रही हैं, तो उनको रोका जाए। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये क्लियरली कहा कि अगर कोई पर्सन उनके खिलाफ भी पब्लिक में एलिगेशन लगाता है तो उनके पास भी ये प्रॉपर राइट है कि वो भी उस पर्सन के खिलाफ स्टेटमेंट बोलें या अपनी डिफेंस करें। लेकिन वहां पर एक लिमिटेशन ये है कि उनके जो स्टेटमेंट है दैट शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिवली फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने महुआ मोइत्रा जी के राइट टू प्राइवेट डिफेंस या राइट टू सेल्फ डिफेंस को तो रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिमिटेशन लगाई है कि उनको कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना जो कि ऑब्जेक्टिवली फॉल्स हो। ठीक है, ये ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, कैंपेन फॉर स्लैंडर एंड एब्यूज। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है स्लैंडर, दिस इज इन रिलेशन टू द डेफामेशन, ये डेफामेशन के संदर्भ में है। और स्लैंडर का मतलब ये होता है कि डबल मीनिंग में बात करना। तो देखिएगा जो डिफामेशन है वो दो तरह से होती है। एक अगर हम देखें लाइबल और दूसरा स्लैंडर। तो लाइबल का मतलब होता है जब हम परमानेंट फॉर्म में कोई बात करते हैं, यानी कि कुछ लिख देना, किसी के अगेंस्ट कुछ प्रिंट करना।
और स्लैंडर का मतलब होता है जब हम किसी पर्सन को डिफेम करते हैं इन ट्रांजिशनल फॉर्म। ट्रांजिशनल फॉर्म का मतलब है बाय स्पीकिंग सम वर्ड्स। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट सीक रिप्लाईज ऑन PIL ओवर अनरेगुलेटेड सेक्स असाइनमेंट सर्जरी। यहाँ पर एक PIL फाइल की गई है। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो देखिए जनरल रूल ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई पर्सन कोर्ट में केस फाइल करना चाहता है तो उसके पास केस को फाइल करने का कोई राइट होना चाहिए, और इसको हम बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। यानी कि अगर मैं कोर्ट में केस कोई फाइल करना चाहता हूं तो मेरे पास केस को फाइल करने का राइट होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि मेरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी लीगल राइट का वायोलेशन होना चाहिए। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका एक एक्सेप्शन है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसे केसों में फाइल की जाती है जहां पर पब्लिक के राइट इन्वॉल्व होते हैं और कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। तो ये मैटर इसी तरह का है। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट में एक PIL फाइल की गई है रिगार्डिंग द अनरेगुलेटेड सेक्स असाइनमेंट सर्जरी। अब ये क्या है, देखिए कुछ हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो इंटरसेक्स पैदा होते हैं। तो इंटरसेक्स का मतलब ये है जिनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, कि that whether they should be kept they should be kept in the category of male or female। ठीक, तो अब यहाँ पर सर्जरी के द्वारा बाद में सब्सिक्वेंटली उनको या तो मेल बनाया जाता है या फीमेल बनाया जाता है। PIL जो फाइल की है इनका कंसर्न ये है कि इस तरह की सर्जरी करना ये बहुत सारे जो ज्यूरिस्डिक्शंस हैं या बहुत सारे कंट्रीज हैं उसमें अलाउड नहीं है और इलीगल है। ठीक है, तो इनकी डिमांड ये है कि इस तरह का कोई राइट बनाया जाना चाहिए और इस तरह का कोई लॉ बनाया जाना चाहिए जो कि इस तरह के मैटर को रेगुलेट करे। तो इसी रिगार्डिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को और कंसर्न डिपार्टमेंट को नोटिस इशू किया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी को एमिकस क्यूरी बनाया। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि शी विल असिस्ट ऑनरेबल कोर्ट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, नाउ प्ली alleged discrimination against intersex children since birth due to the absence of options to register their birth and death detail on online government registration। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं उसमें इनके रिगार्डिंग कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर इसको ऐसा माना गया है कि दैट इट इज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट स्टेज बोर्ड एग्जाम फॉर क्लासेस 5th 8th 9 and 11 इन कर्नाटका। तो बेसिकली कर्नाटका बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि जो क्लास 5, 8, 9 और 11 हैं इनके भी क्या होंगे, इनके बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे। और जब इसको चैलेंज किया गया तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया गया। मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल कैन टेक द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द क्लास 5, 8, 9 एंड 11। ठीक है, नाउ कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को अब फिर से चैलेंज किया गया बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और उन्होंने कहा है कि इस तरह के एग्जाम लेने का कोई भी प्रोविजन राइट टू एजुकेशन एक्ट में नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि अगर ये इस तरह से एग्जामिनेशन लेना इट इज इन द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ सेक्शन 2F, section 16 and section 30 of right to education act which prohibits subjecting children to board examination until they finish elementary education। तो ये जो सेक्शन है 2F, 16 और 13 ये किसी भी प्रकार के बोर्ड एग्जामिनेशन को रोकते हैं कि जब तक स्टूडेंट अपना ये ना कर लें, एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी ना कर लें। तो इस रिगार्डिंग में उनको नोटिस इशू किया गया है।
Now we come to next news, different approaches to AI regulation. So artificial intelligence, यहाँ पर क्या है कि जो AI रेगुलेशन है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि AI आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके ये पोटेंशियल डेंजर भी हैं कि AI जो है हमारी सिविलाइजेशन को, पीपल के राइट को भी वायलेट कर सकता है। तो इसी पर यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI पर। ठीक, अब हम इसके कुछ पॉइंट कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन के साथ साथ यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इस पर लॉ बनाने के लिए बोला है, और यूके और चाइना में भी इसके कंसर्न है, साथ ही साथ इंडिया में भी इसको देखा जा रहा है। तो अब हम उनके यहाँ क्या क्या प्रोविजन है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन इस बात को मानता है कि जो AI है उससे संबंधित कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि अगर हम AI का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो इट में क्रिएट प्रॉब्लम इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ 2030। नाउ करंटली जो AI है वो हमारी वर्क फोर्स पर और स्पेशली डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में काफी प्रभाव डालता है। अब अगर हम बात देखें यूरोपियन अप्रोच की, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रोच की क्या अप्रोच है, तो ये कहता है कि इन्होंने AI से 4 तरह के रिस्क को देखा है कि AI से 4 तरह के रिस्क हो सकते हैं, और इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया है। इट इम्पोज एन एब्सोल्यूट बैन ऑन एप्लीकेशन रिस्किंग सिटीजन्स राइट, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा AI नहीं बनाएगा जो कि सिटीजन के राइट को वायलेट करे, with exemptions for law enforcement under prior authorization। तो मतलब इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अलाउ कर दिया तो आप ऐसा कर सकते हो, बट उसके लिए प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है चाइना की अप्रोच क्या है। चाइना फोकसेस ऑन प्रमोटिंग AI टूल्स एंड इनोवेशंस while safeguarding against potential harm to societal and economic goals। तो चाइना ने कहा है कि हम इनोवेशन के लिए इनको बनाएंगे, लेकिन हम इनको इसलिए नहीं बनाएंगे कि अगर इससे किसी प्रकार की सोसाइटल या इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम है तो विल नॉट मेक देम। यूके की अप्रोच क्या है। यूके ने मैंडेटरी कर दिया है कंसल्टेशन विद रेगुलेटरी बॉडीज एंड एक्सपेंडिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो AI बनाने से पहले, AI यूज से पहले कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन ली जाएगी। सिमिलरली इंडिया का कंसर्न ये है कि इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है और साथ ही साथ AI रेगुलेशन, AI को भी रेगुलेट करना है। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। इलाहाबाद, व्हाई हैव मदरसास बीन इन स्पॉटलाइट इन उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली क्या है कि रिसेंटली मदरसा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। अब पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन है इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक, और ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, और इसलिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यूपी में जो भी मदरसेज हैं उनको बंद किया जाए। लेकिन यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जब सुप्रीम कोर्ट मैटर गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, और ये किसी भी प्रकार से सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के और आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं है। यहाँ पर इनमें एक एप्रीहेंशन ये भी था कि जो मदरसाज हैं वो फॉरेन फंडिंग रिसीव करते हैं जो कि किसी इलीगल पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो इस पर एक SIT बन गई है और SIT जांच कर रही है, बट एट प्रेजेंट एज पर द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिस यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज फंडामेंटल राइट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में और आर्टिकल 14 में एक नए राइट को इवॉल्व किया है, और दिस राइट इज द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिएगा,
आर्टिकल 14 तो बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पर जो वर्ड लाइफ है, इस पे बहुत सारे डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट के, और एक नया डिसीजन क्या है, नया डिसीजन ये है कि जो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इसको हम समझेंगे, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट। मतलब देखिएगा, अगर क्लाइमेट चेंज होता है और गवर्नमेंट या कंसर्न बॉडीज उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लेती हैं, तो इट विल बी डीम्ड दैट they have violated the fundamental right of concerned person under article 21। तो अगर हम इसको इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो इंडिया पर ही बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। सो अगर आप देखेंगे, देयर इज आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 48A कहता है कि स्टेट ऐसे कानून बनाएगा, ऐसे प्रयास करेगा कि वो एनवायरमेंट को इम्प्रूव करे। अब क्लाइमेट चेंज को रोकना वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट इन द एनवायरमेंट। अब अगर हमारी कंसर्न गवर्नमेंट, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेती हैं और जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज होता है और कॉन्सिक्वेंटली जो पर्सन्स हैं उनके राइट का वायलेशन होता है, राइट टू लाइफ का वायलेशन होता है, तो then honorable court can take appropriate action against the concerned bodies। Now, अब हम दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं। कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज विद ह्यूमन राइट। उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारे ह्यूमन राइट से भी जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग राइट टू डेथ, इंडिजिनियस राइट, जेंडर इक्वेलिटी एंड राइट टू डेवलपमेंट। ठीक है, अब कैसे? राइट टू हेल्थ, हमारे ये सारे राइट कहाँ फॉल कर गए? ये सारे राइट हमारे आर्टिकल 21 में फॉल करते हैं। ठीक है, फिर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो सोलर पावर है उस पर एम्फेसाइज किया जाए और हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, एनर्जी एक बहुत एसेंशियल है हमारे लिए, कोई भी प्रोग्रेस करने के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन एनर्जी अगर हम ट्रेडिशनल सोर्सेज से लेंगे, लाइक फॉसिल फ्यूल या कोयल से लेंगे, तो वो एनवायरमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फिर क्लाइमेट चेंज फिर होगा। बट अगर हम एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से लेंगे तो दैट विल नॉट अफेक्ट so drastically our climate। Now we come to next news। Saudi Arabia and Pakistan call for the resolution of Kashmir dispute। तो रिसेंटली पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में यह रेजोल्यूशन लिया है कि भारत की और पाकिस्तान के साथ जो भी डिस्प्यूट हैं वो बातचीत के तरीके से सॉल्व हों, जिसमें कि कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट भी है। तो आप जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से वैसे आर्टिकल 370 हट गई है, लेकिन अभी जो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो मैटर अभी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो गाजा है वहां पर इजराइल की जो वार चल रही है उसको रोका जाना चाहिए, और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो कंसर्न पर्सन्स को या विक्टिम को टाइमली प्रोवाइड की जानी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। So, dear students, that's all for today। Thank you so much। I will come again with more such news analysis। Till then, thank you very much। Goodbye।